हेलो दोस्तों, मैं अमर सिंह द आचार क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि कल आपको मैंने बताया था कि आज से आप लोग की फिजिक्स की क्लास स्टार्ट होगी, तो आज से फिजिक्स की क्लास हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। और आज हम देख रहे हैं प्रकाश की, जो कि आपको कल बताया गया था इंट्रोडक्शन क्लास में कि ये 13 नंबर का आता है। तो 13 नंबर में हम देखेंगे सबसे पहले जो किरण प्रकाश की, पहले किरण प्रकाश की पढ़ेंगे, उसके बाद तरंग प्रकाश की में चलेंगे। तो देखिए, बस एक बार ऐसे जान लीजिए प्रकाश की क्या है। तो सीधी बात, प्रकाश का अध्ययन ही प्रकाश की कहलाता है। अब देखिए, प्रकाश का अध्ययन ही प्रकाश की कहलाता है। तो प्रकाश को दो भागों में बांटा गया है, एक किरण प्रकाश की, एक तरंग प्रकाश की। किरण प्रकाश की में हम क्या पढ़ेंगे, इसमें प्रकाश किरण के रूप में चलेगी, इसका हम अध्ययन करेंगे। तो इसमें हम पढ़ेंगे किरण प्रकाश की, और इसमें जो प्रकाश होगी तरंग के रूप में चलेगी, तो उसके बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए टाइम ना बर्बाद करते हुए हम किरण प्रकाश की स्टार्ट करते हैं। तो इसमें अगर आप देखेंगे तो सबसे पहले पढ़ेंगे प्रकाश का प्रवर्तन तथा गोलीय दर्पण। तो हम लोग शुरू करने जा रहे हैं प्रकाश। अगर देखें तो सबसे पहले प्रकाश का प्रवर्तन, प्रकाश का परावर्तन तथा गोलीय दर्पण, तथा गोलीय दर्पण। तो इसमें देखिए सबसे पहले जो हम शुरुआत करेंगे, देखते हैं प्रकाश का प्रवर्तन है, लेकिन उससे पहले एक बार प्रकाश देख लेते हैं। प्रकाश आपको जल्दी पूछा नहीं जाता, लेकिन एक बार फिर भी प्रकाश देख लेते हैं जल्दी से, प्रकाश क्या है। प्रकाश को इंग्लिश में बोलते हैं लाइट। तो देखिए प्रकाश क्या है, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जिसकी सहायता से हम वस्तुओं को देख सकते हैं। तो सीधी बात याद रखिए, प्रकाश एक प्रकार की क्या है, ऊर्जा है जिसकी सहायता से हम वस्तुओं को देख सकते हैं। तो ये आप लोग 10th में भी पढ़े होंगे, 9th में भी पढ़े होंगे। तो याद रखिए, प्रकाश सिर्फ एक प्रकार की ऊर्जा है जिसकी सहायता से हम वस्तुओं को देख सकते हैं। अब देखें अगर प्रकाश के गुण, प्रकाश के गुण, तो प्रकाश के कुछ गुण होते हैं। अब ये देखते हैं प्रकाश के पहला गुण क्या है। प्रकाश सदैव सीधी रेखा में चलता है। प्रकाश सदैव सीधी रेखा में चलता है। प्रकाश सदैव सीधी रेखा में चलता है। आगे अगर हम देखें तो प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलता है। विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलता है, तरंगों के रूप में चलता है। आगे लिख लीजिएगा। तीसरा अगर हम बात करें तो निर्वात में प्रकाश की चाल, निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। चौथा अगर बात करें तो प्रकाश का तरंगदैर्घ्य, प्रकाश का तरंगदैर्घ्य 3900 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम तक होता है, एंगस्ट्रॉम तक होता है। और इसमें अगर आप लिखना चाहें तो प्रकाश के अंदर यह भी गुण होता है, प्रकाश में प्रवर्तन होता है तथा प्रकाश में अपवर्तन भी होता है। उसके बाद अगर हम बात करेंगे तो इसमें देखेंगे तो प्रकाश तरंग के रूप में भी चलेगा। तो आगे देखते हैं, प्रकाश में परावर्तन होता है। आगे प्रकाश में अपवर्तन का भी गुण होता है। अपवर्तन होता है। ये 6 गुण काफी है। बाकी और लिखना चाहते हैं तो प्रकाश में व्यतिकरण होता है, ध्रुवण होता है, और भी चीजें हैं, विवर्तन भी होता है। तो देखिए प्रकाश ये हो गया, ये आप लोग 9th में पढ़े थे, 10th में, एक बार इसे जल्दी से देख लीजिए और इसका स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए। उसके बाद अब आगे आते हैं सीधा आपका प्रकाश का प्रवर्तन क्या है।
ये देखिए आप लोग पढ़े थे इसलिए इस पर ज्यादा टाइम नहीं देंगे। अब देखते हैं प्रकाश का प्रवर्तन क्या है, उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और आपको वीडियो समझ में आ रही है तो आप वीडियो को लाइक भी कर दीजिए, और चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए। अब देखते हैं प्रकाश का प्रवर्तन। प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन क्या होता है ये समझते हैं। देखिए प्रकाश के परावर्तन में आप लोग कभी बचपन में देखे होंगे शीशा। शीशा अगर कोई व्यक्ति लिए रहता है, सूर्य जिधर होता है उसके विपरीत दिशा में अगर वो शीशा को करते हैं तो शीशा किसी की आंख में चकाचौंध मारता है। आप लोग देखे होंगे, आप लोग भी शायद किए होंगे। तो वही प्रकाश का परावर्तन है। अब इसको अगर देखें फिजिक्स की भाषा या साइंस की भाषा में देखें तो ये मान लीजिए कोई आपका परावर्तक पृष्ठ बना दें, यह कोई परावर्तक पृष्ठ बना दें। अब देखिए प्रकाश किरण आपकी इधर से आई और जैसे ही इस पृष्ठ पर पड़ेगी, प्रकाश किरण जैसे ही प्रवर्तक पृष्ठ पर पड़ेगी तो वह उसी माध्यम में वापस लौट जाएगी। तो याद रखिए, देखिए जब प्रकाश की किरण जैसे ही आपकी किसी भी दर्पण पर पड़ेगी या लेंस पर पड़े या पृष्ठ पर पड़े, जहां पे पड़े वहीं पे आप अभिलंब डाल दीजिए। तो ये आपका अभिलंब है, ये डॉट वाला आपका अभिलंब है। और देखिए जो प्रकाश किरण आती है उसे आपतित प्रकाश किरण बोलते हैं। आपतित किरण क्या बोलते हैं? आपतित किरण। और जैसे ही टकराने के बाद वही किरण का नाम हो जाता है परावर्तित किरण। जैसे ही किरण आपकी टकराएगी उसका नाम बदल जाएगा, वो हो जाएगी परावर्तित किरण। मतलब आने वाली किरण को आप आपतित किरण बोलोगे और जाने वाली किरण को परावर्तित किरण। तो देखिए प्रकाश का परावर्तन क्या है? जब प्रकाश किरण किसी चिकने या पॉलिशदार सतह के प्रवर्तक पृष्ठ पर आपतित होती है तो उसका अधिकांश भाग उसी माध्यम में वापस चला जाता है। प्रकाश की इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। तो आप लोग का जो लेसन शुरू होता है यहीं से शुरू होता है, तो आप लोग इसको अच्छे से समझिए। और अभी तक नहीं लिख रहे हैं तो आप लोग कॉपी निकाल लीजिए और लिखना शुरू कर दीजिए। तो चलिए देखिए, इसको हम बोलते हैं एकदम आराम आराम बोलेंगे, एकदम आराम आराम समझाएंगे। ठीक है, तो आप लोग लिखना भी शुरू कीजिए। अगर नहीं लिख रहे हैं और आप लोग पढ़ चुके हैं तो आप रिवीजन भी कर सकते हैं। तो चलिए देखिए प्रकाश का प्रवर्तन क्या है। जब प्रकाश किरण किसी चिकने या पॉलिशदार सतह पर गिरती है तब उसका अधिकांश भाग उसी माध्यम में वापस लौट जाता है। प्रकाश की इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। तो अगर आप लोग नहीं लिख पाए हैं तो एक बार बैक करके आप लोग लिख लीजिए। अब उसके बाद आगे चलते हैं। अगर मान लीजिए 3-4 बार जैसे हम बोलते हैं तो आपकी वीडियो काफी लंबी होती जाएगी। तो वीडियो लंबी ना हो, आपको उतना ही चीज पढ़ाया जाए जितने में आपका पेपर अच्छे से हो जाए। आप देखिए, याद रखिए, आपतित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनता है उसे आई से प्रदर्शित करते हैं और उसे हम आपतन कोण बोलते हैं। आपतन कोण। तो याद रखिए, अभिलंब और आपतित किरण के बीच बना कोण आपतन कोण कहलाता है। और अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच जो बनता कोण है उसे आर से प्रदर्शित करते हैं और इसे परावर्तन कोण बोलते हैं। ठीक है, तो याद रखिए, आपतित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनेगा उसे आपतन कोण बोलेंगे। अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच जो कोण बनता है उसे परावर्तन कोण कहते हैं। तो देखिए प्रकाश का परावर्तन होगा। प्रकाश के परावर्तन के नियम भी होते हैं। तो प्रकाश के परावर्तन के नियम अगर हम देखें, परावर्तन के नियम,
परावर्तन के नियम। तो नियम में अगर हम देखें तो परावर्तन के दो नियम होते हैं, प्रकाश के परावर्तन के दो नियम होते हैं। तो याद रखिए आप लोग, सीधा लिख लीजिए कि प्रकाश के परावर्तन के दो नियम होते हैं। अब पहला नियम देखते हैं। पहला नियम क्या होता है, देखिए एकदम आराम से समझिए, कोई दिक्कत नहीं। देखिए परावर्तन के नियम में हम सीधा बताएंगे, आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल पर होते हैं। ये देखिए एक ही बिंदु है, ये आपतित किरण भी यहीं आके मिली है, परावर्तित किरण भी यहीं से गई, और अभिलंब ये भी देखिए यहीं पे आ रहा है। तो हम बोलेंगे आपतित किरण, पहला नियम है, याद रखिए। नहीं लिख रहे हैं तो आप लोग लिखना शुरू कर दीजिए। पहला नियम में लिखिए आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल पर होते हैं, या तो बोल सकते एक ही बिंदु पर होते हैं। तो पहला नियम यही है, आपतित किरण, आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल पर स्थित होते हैं। तो पहला नियम समझ में आ गया होगा। आपतित किरण देखिए यहाँ पे आके मिली, परावर्तित किरण ये गई यही बिंदु से, और अभिलंब तीनों देखिए एक ही बिंदु पर है, तो यही को बस बोल देते हैं आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल पर होते हैं। अब दूसरा नियम अगर हम देखें, दूसरा नियम क्या है, आपतन कोण सदैव प्रवर्तन कोण के बराबर होता है। बस यही दूसरा नियम है, आपतन कोण सदैव प्रवर्तन कोण के बराबर होता है। तो यह लिख देंगे आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है, परावर्तन कोण के बराबर होता है। अर्थात आपतन कोण को I से प्रदर्शित करते हैं, परावर्तन कोण इसे हम स्मॉल r से प्रदर्शित करते हैं। तो ये देख लीजिए दूसरा नियम हो गया, आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, अब आगे बढ़ते हैं। चलिए अब इसको साफ करते हैं। अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे दर्पण। क्या पढ़ेंगे, दर्पण। इसको इंग्लिश में मिरर बोलते हैं। दर्पण क्या होता है, दर्पण वे होते हैं जिनका एक तरफ प्रवर्तक होता है और दूसरा पॉलिशदार होता है। अगर आप एक कांच को ले लीजिए, उसके एक तल पर पॉलिश कर दीजिए और दूसरे को प्रवर्तक बना दीजिए, तो वो आपका दर्पण कहलाता है। ये आपका पॉलिशदार हम बना दिए और ये आपका प्रवर्तक। जैसे आप लोग शीशा देखते होंगे, शीशा आपका क्या होता है, दर्पण होता है। अब देखिए दर्पण दो प्रकार का होता है। दर्पण की बात करें तो दर्पण कितने प्रकार के, दो प्रकार का।
एक होता है गोलीय दर्पण, दूसरा होता है समतल दर्पण। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं समतल दर्पण, क्योंकि इसमें हमें ये चीज पढ़ना ही नहीं होता है, लेकिन एक क्वेश्चन कभी कभी पूछ लिया जाता है। तो समतल दर्पण क्या होता है? ये ऐसा दर्पण होता है, कोई समतल कांच की प्लेट हो, उसकी एक सतह पर आप पॉलिश कर दीजिए और दूसरे को परावर्तक बना दीजिए, तो ऐसा दर्पण आपका समतल दर्पण कहलाता है। तो ऐसा दर्पण जिसकी सतह समतल हो और उसके किसी एक तल पर पॉलिश की हो, तो ऐसे दर्पण को हम समतल दर्पण कहते हैं। जैसे आप लोग रोज शीशा जो देखते हैं ना भैया, वो आपका कौन सा दर्पण होता है? समतल दर्पण। उसके बाद अब देखिए हमें मेन जो पढ़ना है गोलीय दर्पण। अब देखिए समतल दर्पण में एक क्वेश्चन ये आता है कि किसी भी वस्तु की लंबाई, किसी भी वस्तु की, अगर मान लीजिए वस्तु आपकी इतनी बड़ी है, तो किसी भी वस्तु की लंबाई पूरी देखने के लिए दर्पण की ऊंचाई कितनी होनी चाहिए? तो याद रखिए, ये मान लीजिए आपकी 5 मीटर की कोई वस्तु है और इसको पूरा शीशा में देखने के लिए कितने मीटर का दर्पण होना चाहिए? तो याद रखिए आपका दर्पण जो होना चाहिए वस्तु की लंबाई का आधा होना चाहिए। मतलब कि अगर आप 5 मीटर के हो, तो अगर आपका शीशा 2.5 मीटर का है, अगर आपका शीशा 2.5 मीटर का, तो आपकी पूरी उसमें आकृति बन जाएगी। चलिए आइए अब देखते हैं गोलीय दर्पण। तो याद रखना, यहाँ से यही क्वेश्चन पूछा जाता है, अगर कभी पूछा जाएगा कि किसी वस्तु की पूरी लंबाई देखने के लिए दर्पण की लंबाई कितनी होनी चाहिए, तो याद रख दीजिए वस्तु की लंबाई की आधी होनी चाहिए। अब देखिए गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण क्या होता है? तो गोलीय दर्पण वे होते हैं जिनका परावर्तक तल गोलीय होता है। गोलीय दर्पण वे दर्पण होते हैं जिनका परावर्तक तल गोलीय होता है, उसे गोलीय दर्पण कहते हैं। तो सीधा याद रखिएगा कि परावर्तक तल कैसा होना चाहिए? गोलीय होना चाहिए। परावर्तक तल गोलीय हो तो वह आपका गोलीय दर्पण कहलाता है। अब गोलीय दर्पण देखिए 2 प्रकार का होता है। गोलीय दर्पण के प्रकार अगर बात करें, गोलीय दर्पण के प्रकार, तो गोलीय दर्पण के प्रकार पूछा जाए तो गोलीय दर्पण 2 प्रकार का होता है। देखिए गोलीय दर्पण एक आप ऐसे बना सकते हो जिसके बाहर आप कलाई कर सकते हो, पॉलिश कर सकते हो, और एक आप ये बना सकते हो। तो अगर आप देखो तो भैया ये दोनों, अगर इसका भी ये तल अगर हम देखें गोलीय दिख रहा है और इसका भी देखें तो गोलीय दिख रहा है। अब इसका हम आगे नाम बताएंगे, ठीक है। या तो आप गोलीय दर्पण ये बता सकते हो, गोलीय दर्पण किसी कांच का खोखले गोले का काटा हुआ भाग होता है जिसके एक तल पर पॉलिश की होती है। ये भी परिभाषा आप लिख सकते हो गोलीय दर्पण। ये मान लीजिए अगर हम एक गोला बना दें, ये अगर हम एक गोला बना देते हैं, तो अगर इसका हम आधा, ये यहाँ से इतना भाग काट लें, इतना भाग अगर इसका हम काट लें और इसके हम एक तल पर अब पॉलिश कर दें, ये इतना काट लिया तो इसको हम ऐसे अलग कर दे रहे हैं, इतना ही बचा। अब इसके अगर हम किसी भी एक तल पर पॉलिश कर दें, चाहे बाहर कर दें या तो अंदर कर दें, तो आपका ये गोलीय दर्पण बन जाता है। तो गोलीय दर्पण 2 प्रकार का होता है। पहले की बात करें तो पहला होता है अवतल दर्पण, दूसरा होता है उत्तल दर्पण। अब देखिए अवतल दर्पण पढ़ते हैं सबसे पहले। देखिए सीधा लिख दीजिए अवतल दर्पण। देखिए क्या होता है, ऐसा दर्पण जिसका उभरा हुआ तल पॉलिशदार हो। ये आपका क्या है? पॉलिश। ऐसा दर्पण जिसका उभरा हुआ तल
पालिशदार हो तथा दबा हुआ तल परावर्तक तल हो। दबा हुआ तल परावर्तक तल हो तो ऐसे दर्पण को अवतल दर्पण कहते हैं। तो सीधा लिख सकते हैं अवतल दर्पण एक ऐसा दर्पण होता है जिसका उभरा हुआ तल पालिशदार और दबा हुआ तल परावर्तक होता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, अवतल दर्पण कहते हैं। अगर इस दर्पण को आप देखोगे तो इसे देखने से ही पता चल जाएगा। अगर मान लीजिए आप दर्पण लीजिए, दर्पण में अगर आप ऐसे स्केल रख दीजिए तो आपको पता चल जाएगा किधर दबा हुआ है किधर नहीं दबा हुआ है। तो अब देखिए ये अवतल हो गया। अब उत्तल दर्पण देखते हैं। उत्तल दर्पण क्या होता है, तो देखिए इसका जस्ट उल्टा होता है। तो परावर्तक तल इसका बोलिए क्या होगा, परावर्तक तल इसका उभरा हुआ होगा। परावर्तक तल उभरा हुआ होगा जबकि दबा हुआ तल पालिशदार होगा। दबा हुआ तल कैसे होगा, पालिशदार। तो इसमें भी लिख लेंगे ऐसा दर्पण जिसका उभरा हुआ तल परावर्तक हो तथा दबा हुआ तल पालिशदार हो, तो ऐसे दर्पण को उत्तल दर्पण कहते हैं। तो ये भी लिख लिए होंगे। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए गोली दर्पण से संबंधित परिभाषाएं। गोली दर्पणों से संबंधित परिभाषाएं। गोली दर्पणों से संबंधित परिभाषाएं। तो सबसे पहले हम एक अवतल दर्पण बना लेते हैं। अवतल दर्पण याद रखना जिसके बाहरी सतह पर उभरा हुआ तल पर पॉलिश हो उसे अवतल दर्पण कहते हैं। तो देखिए गोली दर्पण के मध्य भाग को, गोली दर्पण के मध्य भाग को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। क्या कहते हैं, दर्पण का ध्रुव। इसको P से प्रदर्शित करते हैं। इसमें देखिए सबसे ज्यादा जरूरी, इससे परिभाषा जल्दी नहीं पूछी जाएगी लेकिन आपका डेरिवेशन में यह जो संकेत होता है वो काम आता है। तो सीधा याद रखिए गोली दर्पण के मध्य बिंदु को उस दर्पण का ध्रुव कहते हैं। तो सबसे पहली हेडिंग हमने क्या देखा, ध्रुव। इसे इंग्लिश में पोल बोलते हैं। तो देखिए ये हो गया दर्पण का ध्रुव। अब देखिए गोली दर्पण जिस गोले का काटा हुआ भाग होता है उसके केंद्र को ही उसका वक्रता केंद्र कहते हैं। ये देखिए अगर गोली दर्पण इतना बड़ा रहा होगा तो उसका केंद्र यहाँ पे कहीं होगा। तो गोली दर्पण जिस काटे हुए गोले का भाग होता है उसके केंद्र को ही दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं। इसको C से प्रदर्शित करते हैं। वक्रता केंद्र को C से प्रदर्शित करते हैं। इसको C से प्रदर्शित करते हैं। अब देखिए वक्रता केंद्र भी हो गए। अब देखिए वक्रता केंद्र समझ में आया। गोली दर्पण के केंद्र को ही उस दर्पण का वक्रता केंद्र कहेंगे। या तो ये कह सकते हैं वक्रता केंद्र क्या होता है, गोली दर्पण जिस गोले का काटा हुआ भाग होता है उसके केंद्र को ही वक्रता केंद्र कहते हैं। अब देखिए वक्रता केंद्र हो गया। इसके बाद वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या क्या होती है याद रखिएगा। वक्रता त्रिज्या अगर हम देखें तो वक्रता केंद्र से ध्रुव के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते
है। तो ये देखिए ये आपका हो गया। यहाँ से देखिए ये वक्रता केंद्र हो गए, ये दर्पण का ध्रुव हो गए। तो वक्रता केंद्र से ध्रुव के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। इसको कैपिटल आर से प्रदर्शित करते हैं, वक्रता त्रिज्या। अब देखिए ये हो गया। उसके बाद अब आ जाता है मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष, मुख्य अक्ष क्या होता है? सीधा बोल सकते हैं वक्रता केंद्र से ध्रुव को मिलाने वाली रेखा को मुख्य अक्ष कहते हैं। वक्रता केंद्र से दर्पण के ध्रुव को मिलाने वाली रेखा को मुख्य अक्ष कहते हैं, मुख्य अक्ष कहते हैं। ये हो गया। उसके बाद अब आगे चलते हैं। इसमें और भी चीजें होती है। मुख्य फोकस होता है। पांचवी हेडिंग अगर हम देखें, मुख्य फोकस। मुख्य फोकस क्या होता है? तो अब मुख्य फोकस को समझने के लिए हम थोड़ा सा इसको साफ करेंगे। ये वक्रता केंद्र है, इसको सी से प्रदर्शित करते हैं। तो ये आपका मुख्य अक्ष है। तो देखिए ये मुख्य अक्ष है। मुख्य अक्ष के समांतर आपतित प्रकाश किरण दर्पण से टकराने के पश्चात जिस बिंदु से होकर जाती है उस बिंदु को उस दर्पण का मुख्य फोकस कहते हैं। तो देखिए मुख्य अक्ष के समांतर आपतित प्रकाश किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात या टकराने के पश्चात जिस बिंदु से होकर जाती है उस बिंदु को उस दर्पण का मुख्य फोकस कहते हैं। तो अब यह भी समझ में आ गया होगा। अगली जो हेडिंग बचती है फोकस दूरी। फोकस दूरी। अब फोकस दूरी क्या होता है ये समझते हैं। देखिए ये आपका मुख्य फोकस है, ये ध्रुव है। तो सीधा अब मुख्य फोकस से ध्रुव के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। मुख्य फोकस से ध्रुव के बीच की दूरी को मुख्य फोकस कहते हैं। इसे स्मॉल एफ से प्रदर्शित करते हैं, इसको कैपिटल एफ से प्रदर्शित करते हैं। वक्रता त्रिज्या को आर से प्रदर्शित करते हैं, वक्रता केंद्र को सी से और इसको पी से। तो ये भी अच्छे समझ में आ गया होगा। स्क्रीनशॉट लेना ले लीजिए, नहीं तो आप बैक करके पीछे लिख लीजिएगा। चलिए ठीक है, आज की वीडियो यहीं तक। उसके बाद कल जो अगली वीडियो आएगी, कल के वीडियो में आपका ये पूरा प्रकाश का प्रवर्तन समाप्त कर दिया जाएगा। हो सकता है कल संडे है तो संडे को क्लास आपकी ना आए, ठीक है। तो मंडे वाली क्लास में आपको ये गोली दर्पण जो प्रकाश का प्रवर्तन है और गोली दर्पण पूरा समाप्त करा दिया जाएगा और लास्ट में आपको बता दिया जाएगा कि इसमें क्या चीज इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तब तक के लिए आप लोग इस क्लास को अच्छे से पढ़ के आइएगा और अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि अब इस चैनल पर आपको लगातार वीडियो मिलती रहेगी। फिजिक्स की और बायोलॉजी की भी आपको क्लास लगातार मिलेगी। तो तब तक के लिए चलिए धन्यवाद, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।